हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। अगर आपकी हेल्प मिली तो इस तरह की सीरीज में बना पाऊँगा, अन्यथा नहीं बना पाऊँगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे। उन ऑब्जेक्टिव्स को करवाने के बाद साथियों, मैंने बोला था कि कल जो है हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न करेंगे, तो आज उन्हीं प्रश्नों पर जाता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ आप लोगों का, फटाफट शुरू करता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों। पहला जो है हमारा रिक्त स्थान यह है, कवि जगजीवन का जो है क्या डैश डैश के लिए फिरता है। किसके लिए फिरता है? भार के लिए। किसके लिए? उद्गार, प्यार, भार तो हमारा है भार के लिए। ठीक है, ओके। क्या है हमारा सही आंसर? भार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं साथियों। अगला ये है, एकमात्र संग्रह हिस्सा है कपास या पतंग। तो ध्यान दीजिएगा, पतंग क्या है? राइट आंसर है पतंग। दुनिया का सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? स्वप्न है या पतंग है? तो क्या है दुनिया की सबसे रंगीन चीज? पतंग। बच्चे किस पर दौड़ते हैं? नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, छतों को या सड़कों को? तो किन को बनाते हुए दौड़ते हैं बच्चे? छतों को जो है नरम बनाते हुए बच्चे क्या करते हैं? दौड़ते हैं। कविता का खिलखिला डैश डैश क्या जाने वाला है? फूल या कवि? तो फूल। ठीक है, तुमने डैश डैश को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा या व्यवहार? तो ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा राइट आंसर? राइट आंसर है हमारा भाषा। ठीक है, ओके। कैमरे में बंद अपाहिज कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द और यातना से क्या है, किस तरह से हैं? वेदना या पीड़ा? तो वेदना को बचाने के लिए वो चाहता है। ठीक है, पर्दे पर डैश डैश की कीमत है, वक्त की है या चित्र की? तो सीधी सी बात है कि हमेशा पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। प्रातः नभ नीले, जब नभ प्रातः दिखता है तो शंख जैसा दिखता है या मोती जैसा? तो ध्यान दीजिएगा, शंख जैसा जो है दिखता है। गर्मी में तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह क्या आए? बादल आए या सागर आए? ध्यान दीजिएगा, क्या आता है? बादल आते हैं कि सागर आते हैं? तो क्या आते हैं? हमेशा बादल आते हैं। क्या आते हैं? जो है बादल आते हैं। ठीक है, ओके। अगला है साथियों, बाल राग कविता में सुखों को क्या बताया गया है? स्थिर बताया गया है या अस्थिर बताया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जो सुख होते हैं वो किस तरह से हमारे अस्थिर जो है बाल राग कविता में बताया गया है। फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरी सारी जो है क्लासेस की गतिविधि आप लोगों तक पता चले। ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं करवा रहा हूँ साथियों, 90% तो इनके चांस है, लेकिन 10% कोई कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। ठीक है, अगला है साथियों, डैश डैश है ना, डैश डैश निम्न होने निम्न वर्ग को सदैव क्या होता है? सदैव लाभ होता है। किन के होने पर निम्न वर्ग को हमेशा लाभ होगा? तो ध्यान दीजिएगा, क्रांति होने पर जो है वर्ग को सदैव लाभ होगा। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान डैश डैश करता है। आह्वान कौन करता है? हमेशा जो कृषक होते हैं वो बादलों का जो है आह्वान करते हैं क्रांति के रूप में। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम ने के सामने विलाप करते हैं। कौन? सामान्य व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति? तो देखिए, सामान्य व्यक्ति के समान जो है राम विलाप करते हैं। पेट की आग का शमन ईश्वर, कौन से ईश्वर? भक्ति भक्ति का मेघ ही कर सकता। कौन से का कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, राम का। किसका? राम। तुलसीदास ने में सोने की बात कही है। किस में सोने की बात कही है? तुलसीदास जी ने मस्जिद में सोने की बात कही है। ठीक। लक्ष्मण लक्ष्मण को किसके द्वारा शक्ति लगी थी? शक्ति किसने छोड़ी थी? ये आप सभी लोग जानते हो कि मैं शक्ति छोड़ी थी। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को किसके समान जो है बताया गया है? कवि कर्म जो होते हैं उनको किसके समान बताया है? कृषि कर्म के जो है समान बताया गया है। कवि जो हमारे उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक किसके तरह लगता है? चौकोर खेत की तरह लगता है, खाली जीवन की तरह लगता है?
तो हमेशा उनको चौकोर खेत की तरह जो है कागज का पन्ना लगता है। ठीक है, अगला है साथियों, आकाश में प्रतिबिंब होकर उड़ते हैं। हंस उड़ते हैं या बगुले उड़ते हैं? तो प्रतिबिंब बनकर कौन उड़ते हैं? हमेशा बगुले आकाश में उड़ते हैं, है ना। भक्ति का गोना किस वर्ष में हुआ था, है ना। भक्ति का गोना किस वर्ष में जो है हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष में जो है हुआ था। ठीक है, मेरे भ्रमण की एकांत साधीन हो रही है भक्तिन की या महादेवी की? तो इसका हमारा राइट आंसर है भक्तिन की। ठीक है, मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। अनावश्यक खरीदी कब करेगा? सामाजिक या आर्थिक रूप में? कैसी मनोवृत्ति में? जब वो आर्थिक मनोवृत्ति के कारण ही जो है इंसान क्या करता है, अनावश्यक चीज़ों को जो है परचेस करता है, मार्केट से खरीदता है। फटाफट से हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। फटाफट से लाइक कीजिएगा फटाफट से, क्योंकि वक्त बहुत कम है साथियों। मैं आप सभी की हेल्प के लिए ही ये क्लासेस जो है क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अगला साथियों, गांव के खेतों की, है ना, सेना द्वारा पानी मांगती हुई चलती है, मेंढक या इंदर? तो इसका होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंदर। काले मेघ पानी जो विधा किस विधा में है? ये जो पाठ है हमारे हिंदी में, ये किस विधा में, संस्मरण में है या रेखा चित्र में है? तो ये जो काले मेघ पानी दे, ये एक संस्मरण की विधा में है। ठीक है, गगरी फूटी बेल पियासा, यह इंदर सेना का क्या है, खेल गीत है या युद्ध गीत है? तो ध्यान दीजिएगा, ये उनका एक खेल गीत है। लुट्टन को अपना गुरु मानता है, ढोलका को या कालाखां को, किसको जो है लुट्टन अपना गुरु मानता है? तो वो मानता है ढोलक को जो है अपना गुरु लुट्टन मानता है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? यह कहानी में है या व्यंग में है? तो ध्यान दीजिएगा, पहलवान की ढोलक जो पाठ है आप लोगों का, ये है एक कहानी की विधा में है। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार हैं। कौन है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार? धर्मवीर भारती हैं या फणीश्वरनाथ रेणु है या जैनेन्द्र कुमार है? कौन है? तो है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु। ठागडीना का क्या आशय है? ठागडीना को हम वह पढ़े या मत डरना किस रूप में उपयोग करते हैं? तो हम कहते हैं ढागडीना, अर्थात वह पढ़े। ठीक है, लुट्टन बचपन में क्या चराता था? गाय चराता था या बकरी चराता? तो ध्यान दीजिए, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लुट्टन चराता, गाय चराता था। जरा और मृत्यु ये दोनों जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित है। तो क्या है, नित्य है या सत्य है? तो देखिए, जरा का मतलब होता है साथियों बूढ़ापा, और मृत्यु है ये अपरिचित और अप्रमाणित है, और ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जाति प्रथा किस कारण से हानिकारक हो सकती है? आर्थिक पहलू से या राजनीतिक पहलू से? जब हम बाबा साहब वाला पाठ पढ़ते हैं उसमें इस तरह का ये बात कही गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होती है हमेशा जाति प्रथा जो होती है वो किस रूप में हानिकारक होती है? तो वो होती है आर्थिक पहलू से। ठीक है, जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? समाज विभाजन है या श्रम विभाजन है? जाति प्रथाएं जब बनी है साथियों तो श्रम के आधार पर जो है विभाजन हुआ है, समाज के हिसाब पे विभाजन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, हमारा श्रम विभाजन। सिल्वर वेल्डिंग के कथानायक माने जाते हैं, सिल्वर वेल्डिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते हैं। किसको आदर्श मानते हैं सिल्वर वेल्डिंग कथानायक में? किशनदा को या गिरीशदा को? तो जब हम पाठ पढ़ते थे हमें पता चलता था किशनदा को जो है वो अपना आदर्श मानते हैं। फटाफट से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल के 30-40 प्रश्न वो थे, 35 से 75 प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते। फटाफट से शेयर कीजिएगा, फटाफट जल्दी कीजिएगा, है ना। सिल्वर वेल्डिंग कहानी में मुख्य पात्र जो होता है हमारा यशोधर पंत, वाईडी पंत की शादी के किसका वर्णन है? 25वीं सालगिरह का या 45वीं सालगिरह का? कौन सी सालगिरह का वर्णन है? तो ध्यान दीजिए, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी 25वीं सालगिरह का जो है सिल्वर वेल्डिंग में
जो है वेडिंग में क्या है जिक्र है। झूठ कहानी के लेखक के घर कोल्हू के बाद शुरू होता है। कोल्हू किसके बाद शुरू होता है उनके घर पर? हमेशा दिवाली के बाद जो है जूझ कहानी में जो है लेखक के घर पर कोल्हू शुरू होता है। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की है या मिलाप की झांकी है? तो ध्यान दीजिएगा, इन किसानों के संघर्षों की जो है झांकी है। जूझ कहानी किस तरह से एक कहानी है या एक जीवनी है? तो जूझ कहानी भी हमारी क्या है? एक कहानी है। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे या मराठी पढ़ाते थे? ध्यान दीजिएगा, मंत्री जो मास्टर थे हमारे हमेशा क्या पढ़ाते थे? वो पढ़ाते थे गणित पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें वह आडंबर नहीं था। कौन सा? भव्यता का या विशालता का? तो उसमें किसी भी प्रकार का भव्यता का जो है आडंबर नहीं था। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उल्टा जो पिरामिड शैली होती है वो 3 में बांटी जाती है या 5 में? सही आंसर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट में डालिएगा। तो हमें ध्यान रखिएगा 3 हिस्सों में जो है बांटा जाता है। समाचार लेखन पिरामिड शैली है। जब हम समाचार लिखते हैं तो किस तरह की जो है शैली होती है समाचार लेखन की? उल्टी होती है या सीधा होता है? तो हमेशा समाचार लेखन जो होता है साथियों वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंब माना गया है, जनमत को या तानाशाही को? तो जब हम पाठ पढ़ते हैं पता चलता है कि जनमत पर जो होती है ये इसमें प्रतिबिंब माना गया। एक सफल साक्षात्कारता के रूप में ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या सुंदरता का ज्ञान होना चाहिए? अगर आप साक्षात्कारता बनते हैं तो आपको पर्याप्त ज्ञान जो है होना चाहिए, है ना। ज्ञान में किसी प्रकार की सुंदरता नहीं चलती। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ऑलरेडी ही सुंदर रहेंगे। ठीक है, अब हमारे 45 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। इस पेज से बढ़ने से पहले साथियों एक लाइक तो मेरी मेहनत के लिए बनता है, तो फटाफट से एक लाइक दीजिएगा। ठीक है, स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख है, विचारपरक या सकारात्मक का? तो यह विचार परक का जो है सकारात्मक लेखन का प्रमुख रूप है ना। संपादकीय को की आवाज माना जाता है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है या आम जनता की आवाज माना जाता है? तो संपादकीय जो होते हैं उनको अखबार की जो है आवाज माना जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है या कम होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिए, जब भी हम नाटक करते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है पात्र होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार किसको जो है काव्य की आत्मा माना गया है, रस को या अलंकार को? ये जो मैं रिक्त स्थान करवा रहा हूँ साथियों, ये सत्य सत्य के रूप में भी आ सकते हैं ना। अगर हम लोग इन्हें पढ़ लेते हैं तो इस सत्य असत्य के रूप में भी जो है हमें वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक वन वर्ड में भी बन सकते हैं। आचार्य भरत के अनुसार काव्य की आत्मा माना गया है रस, अलंकार, छंद, है ना, या कुछ भी दे देंगे, संधि। तो हम किस तरह से जो है डेडिकेटेड कर पाएंगे, किस तरह से जो बता पाएंगे? तो हम अगर ऑब्जेक्टिव्स भी कर रहे थे एक साथ 4-4 प्रश्न कर रहे हैं, तो आचार्य भरत ने रस को जो है काव्य की आत्मा माना है ना। आश्रय के चित्र में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को क्या कहते हैं? हम स्थायी भाव कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं? तो आश्रय के चित्र से उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को हम कहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है कि 11 है? तो ध्यान दीजिएगा, जो संचारी भाव होते साथियों ये 33 होते हैं। प्रत्येक रस का एक नियत होता है। स्थायी भाव होता है या संचारी भाव? क्या नियत होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक रस का जो है स्थायी भाव जो है एक नियत रहता है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव के कितने भेद है, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं और अनुभाव के जो है 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला है साथियों, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं या उद्दीपन कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे आलंबन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट जो है हमारा
खंड काव्य में सर्गबद्ध होना चाहिए, होना आवश्यक माना जाता है, सही माना जाता है या गलत माना जाता है? नहीं होना चाहिए, जो है सर्गबद्ध होना आवश्यक जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, अब मेरे 56 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से एक लाइक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मधुशाला जो है हमारा मुक्त काव्य है या प्रबंध काव्य है ना? मधुशाला किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है लिखा है। तो मधुशाला जो है साथियों मुक्तक काव्य है। अब मुक्तक खंड काव्य और महाकाव्य किसके भेद है? मुक्तक काव्य के या प्रबंध काव्य के? तो महाकाव्य और खंड काव्य जो होते साथियों प्रबंध काव्य के जो है दो भेद होते हैं। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को क्या कहते हैं? पाठ्य मुक्तक कहते हैं या गैयी मुक्तक कहते हैं? तो ऐसे राग अगर है तो हम उसे कहेंगे गैयी मुक्तक कहेंगे। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को हम क्या कहते हैं? अलंकरण को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं अलंकार कहते हैं। अलंकार में निश्चित अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, संदेह में बनती है, भ्रांतिमान में बनती है। तो जो संदेह अलंकार होता है उसमें हमेशा अनिश्चित की जो है स्थिति बनी रहती है। किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु के भ्रम हो जाए तो हम उसे भ्रांतिमान कहेंगे या संदेह अलंकार कहेंगे। अगर किसी समानता के कारण किसी दूसरी चीज का हमारे अंदर भ्रम हो रहा है तो हम उसे हमेशा भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, है ना? उपमान की उपेक्षा, उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया जाता है, ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? विभावना कहते हैं, व्यक्तिरेक अलंकार कहते हैं। तो ऐसे अलंकार को हम कहते हैं व्यक्तिरेक अलंकार। ठीक है, 64 क्वेश्चन हो गए। फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर आइए, है ना? अगला क्वेश्चन है साथियों 22 से 26 मात्रा वाले छंद को हम क्या कहते हैं? कवित्व कहते हैं या सवैया कहते हैं? 22 से 26 मात्रा वाले जो छंद होते हैं उनको हम कवित्व कहते हैं, है ना? शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को हम शब्द गुण कहते हैं या शब्द शक्ति कहते हैं? हम उसे कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध क्या कहलाता? अभिधा कहलाता है या व्यंजना? तो ध्यान दीजिए, यह कहलाता व्यंजन। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का लक्षणा क्या व्यंजना? तो हम उसे कहते हैं लक्षण। क्या कहेंगे? हम उसे लक्षणा कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, मैंने मतलब आप लोगों के लिए 200 से 250 क्वेश्चंस करे हैं मैंने ऑब्जेक्टिव्स तैयार। हो सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स से बाहर हमारा प्रश्न न बने, है ना? लगभग इसी से बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है 100% है। ठीक है, शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ या साक्षार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो हम उसे अभिधा कहेंगे या व्यंजना? तो हम उसे कहेंगे व्यंजना। ठीक है, जो गुण काव्य में जोश या ओज उत्पन्न करता है हम उसे प्रसाद गुण कहते हैं या ओज गुण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां जोश और ओज उत्पन्न होता है हम उसे ओज कहते हैं। ठीक है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है या ओज गुण है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं कहीं हमारे अंदर जोश उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो इसमें ओज गुण तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है? प्रसाद गुण है। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे पार्ट अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद बाकायदा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है ये ले सकते हो। ठीक है, अगला है डैश डैश में ट वर्ण का एक संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है, ओज गुण या प्रसाद गुण? किसमें किया जाता है? तो ओज गुण होता है उसमें ट वर्ण का जो है तो और उसके संयुक्त वर्णों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह ट्रिक भी हो सकती है कि जिसमें ट लगा हो हम उसे क्या कहेंगे? ओज गुण मानेंगे। ठीक है, काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र या काव्य चित्र? तो हम उसे क्या मानते हैं? शब्द चित्र। बिंब के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं या 4? तो बिंब के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। विधान हिंदी साहित्य में
कविता की एक शैली है। कौन सी? एक शैली या एक भाषा की भाषा है, एक शैली है या एक भाषा है। तो विधान, हमेशा ध्यान रखना, विधान जो है साथियों हमारी क्या है, कवि की एक क्या है, शैली है। काव्य में है ना, क्या है, काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना है या विधान योजना है। तो बिंब योजना जो मूर्तिकरण के लिए एक सटीक योजना है। ठीक। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में को कविता का अनिवार्य अंग माना जाता है। बिंब को माना जाता है, विधान को माना जाता है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमेशा ध्यान रखिएगा, बिंब को जो है एक अनिवार्य अंग जो है माना जाता है। वह शब्द जो विशेष क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तकनीकी कहलाते हैं या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तकनीकी या क्षेत्रीय। विशेष क्षेत्र में बोले जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाएंगे, है ना, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में बोले जा रहे हैं। वे शब्द जो काव्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं या निपात शब्द कहलाते हैं। तो बल देने के लिए जो शब्दों का उपयोग करते हैं साथियों, हम इस शब्दों को क्या कहते हैं, निपात शब्द जो है कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? निपात शब्द जो है कहते हैं। ठीक है। अगला तो 83 साथियों आज के हमारे टोटल क्वेश्चन से अगर इनको करते हैं हम 75 हमारे वो क्वेश्चंस थे, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 150 प्लस हो गई। अभी तो सत्य सत्य सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर 250 से 300 क्वेश्चंस की यह सीरीज है। आपको भी भरोसा हो गया होगा कि 250-300 से ज़्यादा आप तो बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। अगला है साथियों, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो हम उसे क्या कहेंगे, पुनरुक्त शब्द युग्म या अनुकरणात्मक शब्द युग्म कहेंगे। हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। वह कहाँ गया, एक प्रश्नावाचक है या निषेधात्मक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग लगा है अर्थात क्या है, प्रश्नवाचक जो है ये में। जब मूल्य वाक्य के साथ एक से अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है या मिश्र वाक्य कहलाता है। तो देखिए, मूल वाक्य के साथ एक से अधिक अगर वाक्य मिलेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य जो है कहेंगे। हाय मैं लुट गया। अब हाय के बाद ये जो डंडा यूज हो रहा है ये वाला, है ना, इस तरह का, तो आप लोग जानते हो ये किस वाक्य में यूज होता है, विस्मय बोधक में होता है या संकेतवात्मक में होता है। तो हाय, ओहो, आहा, इस तरह के जो शब्द होते हैं साथियों, ऐसे शब्दों के लिए हम विस्मय बोधक वाक्य का यूज करते हैं। लोक प्रसिद्धि उक्ति आती है, मुहावरा लाती है, लोकोक्ति लाती है। तो ध्यान दीजिएगा, लोक प्रसिद्धि उक्ति जो होती है वो लोकोक्ति लाती है। ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले सेट्स में फिर मिलता हूं मैं, सत्य सत्य आप लोगों के सामने है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मैंने आप लोगों के लिए 83 तो हमारे ये हो गए, 75 के पास ये हो गए, है ना। तो 150 ऐसे करके मैं लेके आया हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें, लेकिन साथ ही साथ अगर आप नए हो, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। आप लोगों को बिल्कुल सहायता की जाएगी साथियों, नो टेंशन रहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी के इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव्स आने वाले, नो टेंशन रहिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है अगर स्टडी विद जीनियस ने आपकी जिम्मेदारी ली है तो। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए। जय श्री महाकाल। लेकिन शेयर कर दीजिएगा, पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक वीडियो में जाकर पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, बड़ा रोचक और बेहतरीन हुआ है। ठीक है। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।